is brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का चमकीला कार्यक्रम है, नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज की किताब स्क्रीन पर नजर आ रही है। किताब का नाम है लपू झन्ना। इसे अशोक पांडे जी ने लिखा है। आपको स्क्रीन पर अशोक पांडे जी नजर आ रहे हैं। आज दोपहर में भोजन के वक्त, दोपहर का भोजन बोलते ही अमरकांत की कहानी याद आ जाती है। अमरकांत की कहानी थी ना वो दोपहर के भोजन पे, ताजू? जी, हाँ जी। तो दोपहर के भोजन के वक्त मैंने जब अपने कुछ साथियों को बताया, प्रतीक्षा और सुमित को, कि मैं अशोक पांडे जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो वो चहक उठे। उनको लगा, उन्होंने पूछा कि अच्छा वो यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, स्टूडियो में बैठे हैं। तो उनके चेहरे पर लोभ की धूप पसर गई, जो लगभग फरवरी की धूप जितनी लुभावनी थी। फिर मैंने बाद में बताया उनके उत्साह के गुब्बारे में पिन मारते हुए कि नहीं नहीं, हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़े लपू झन्ना और इसके राइटर अशोक पांडे से, उससे पहले मैं सार्वजनिक रूप से पहली दफा ये बात लल्लन टॉप के दर्शकों के सामने कह दूं, ताकि सनद रहे कि हमारा पूरा न्यूज रूम अशोक पांडे जी के लिखे का मुरीद है। ये हमारे लिए लेखन के पीर हैं। और इनको पता नहीं होगा, कई दफा इनकी फेसबुक की टिप्पणियों को हमारे जो न्यूज ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है कि शब्दों को बरतने का शऊर सीखना हो तो अशोक पांडे जी को पढ़िए। तो ऐसे अशोक जी किताब वाला में हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम पहली दफा कैमरे के इस पार उस पार जुड़े हैं। और अच्छी चीज ये है कि तमाम दुरुस्त लोगों की तरह अशोक जी भी बहुत अटपटा सा महसूस कर रहे हैं मुंह पे इस तरह की तारीफ सुन के। अच्छा, तो हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, लपू झन्ना पर भी बातें करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपके लिए प्रतीक्षा ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आप हिंदी ब्लॉगिंग के पितामह हैं। पितामह शब्द पे आप अपना एतराज जता सकते हैं, बिल्कुल, पर उन अनुभवों पे भी बात करेंगे। आपके हाथ पकड़कर कई लोग मार्केस की दुनिया में अपनी मादरी जबान में दाखिल हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आप खूब घूमे हैं, तो एक दुनिया तो है जिसमें हम लपू झन्ना पढ़ते वक्त दाखिल होते हैं, उस दुनिया की बात करेंगे। और जिन तमाम दुनियाओं से गुजर के आप यहाँ बैठे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, लपू झन्ना एक पासवर्ड है, या कहें कि लपू झन्ना हमारे घर की टाण या स्टोर या ऊपर वाले कमरे में रखा वो बक्सा है जो खास दिनों पर बहुत एहतियात के साथ हम खोलते थे, बड़ों की नजर से बचते बचाते, और जिसके खुलते ही एक अलग दुनिया, अलग खुशबू, अलग रंग, अलग इबारतें सामने आ जाती थी। तो और अरसे बाद मैंने ये देखा है, प्रॉब्ली फॉर लॉट ऑफ व्यूअर्स आई मे साउंड लाइक अ फैन बॉय, पर वो सत्य है। अरसे बाद मैंने देखा है कि लेखक के बजाय लेखक को पसंद करने वाले फेसबुक पर या दूसरे सोशल मीडिया पर किताब का इश्तिहार कर रहे हैं, कोई ट्विटर स्पेस आयोजित कर रहा है, कोई कुछ और। कुकू एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और कुकू एफएम के साथ द लल्लन टॉप का एक खास टाई अप है आपके लिए, आप दर्शकों के लिए। अगर आप ऑडियो बुक डाउनलोड करके सुनना चाहते हैं और सुनते हुए जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और एक खास कोड LT50 डालें, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, सुनते रहिए किताबें। और चलिए अब चलते हैं आगे, किताब वाला के गेस्ट से बातचीत करते। मेरा पहला सवाल यही है, किताब पर तो मैं आऊंगा ही, कि इसको लिखते वक्त जब शुरुआती टुकड़े आप लिख रहे थे अशोक के बचपन के और सारे लफत्तू के बचपन के, बंटू के बचपन के, तो आपको ये इल्हाम था कि ये किसी रोज एक किताब की शक्ल में आएगा और ऐसे टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा? सौरभ, ये किताब तो मैंने कभी सोची नहीं थी। वापस जाते हैं ब्लॉगिंग में बाद में आने के बजाय लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉगिंग।
हिंदी की जो ब्लॉगिंग थी वो इसका एक तरह से प्रस्थान बिंदु बनी, जैसे कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ डिपार्चर। हिंदी में ब्लॉगिंग बाद में आई, काफी लेट आई, 2004-5 के आसपास शुरुआत हुई। अंग्रेजी में हिंदी की ब्लॉगिंग, अंग्रेजी में ब्लॉगिंग 1998 में शुरू हो चुकी थी। तो जब हिंदी में आई तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हिंदी में टाइपिंग संभव नहीं थी, है ना। मैंने टाइप तो वैसे थे, हमारे पास टाइपराइटर थे, एक आध फॉन्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऐसे फॉन्ट नहीं थे जो कि हम कंप्यूटर में सीधे टाइप कर सके। तो फिर बड़ी मुश्किल से 2003-4 के आसपास कुछ फॉन्ट डेवलप हुए और ब्लॉगिंग का ये ख्याल चला, और मुझे लगता है कि 10 या 15 लोगों ने हिंदी की ब्लॉगिंग शुरू की। उसी क्रम में 2005-6 के आसपास मैंने भी अपना ब्लॉग बनाया कबाड़ खाना के नाम से, और उसमें जाहिर है चूंकि मेरी पूरी ट्रेनिंग इस तरह की थी कि भाई साहित्य है और साहित्य की एक खास क्लासिकल शैली होती है, ऐसी कविता लिखी जाती है, ऐसा लोग पढ़ते हैं, ऐसा उपन्यास होता है, कहानी होती है। मैंने भी जाहिर है वही सब लिखा, वही सब किया। लेकिन मुझे लगता था कि इसमें, इसके आने से, ब्लॉग के आने से एक नए किस्म का लेखक वर्ग पैदा हुआ, जो पत्रिका में नहीं छपता था, अखबार में नहीं छपता, लेकिन उसके अंदर लिखने की पूरी काबिलियत थी। ऐसे बहुत से नाम आए, वो लिखने लगे और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी। उससे बड़ी बात हुई, आपने लिखा और वो तुरंत पब्लिश हो गया, और उसके 10 मिनट में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इसको स्थापित साहित्यिक जो संसार था उसने इसको बहुत हिकारत से देखा कि क्या ये चीज चली आई, क्या है, लोग क्या, ब्लॉग क्या होता है, कुछ नहीं होता। कबाड़खाना, खैर कबाड़खाना शुरू करने के 5 या 6 महीने के बाद मुझे लगा कि एक प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामनगर मेरे बचपन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर मैं थोड़ा छोटे से लड़के से थोड़ा सा बड़ा लड़का बना, और मैं अल्मोड़ा से आया था, कुछ साल वहां रहा, फिर नैनीताल चला गया। तो वो जो फेज था, उस दौर की मुझे बहुत यादें थी, और मैं देख रहा था कि वो चीजें उस दौर की बहुत तेजी से या तो गायब हो चुकी थी या गायब होने वाली थी। मुझे इस बात का इल्हाम था कि चीजें गायब हो जाएंगी। जैसे नौटंकी, फॉर एग्जाम्पल, नौटंकी सन 77 तक चलती थी, 80-81 में खत्म ही हो गई बिल्कुल, लेकिन हमारे घर के ऐन सामने नौटंकी लगती थी, और मुझे वो गाने सब रट जाते थे उस वक्त के, उसके चक्कर में मार भी बहुत पड़ती थी। मैंने लिखा भी किताब में है, पटवारी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वाला गाना जो है। तो पहला लिखा एक एपिसोड जो लिखा उसमें कि भाई वो जो सकीना वाला एपिसोड है, पहला, उसे शुरुआत की, वो पहला एपिसोड लिखा। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ लोग पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, तो 5-7 लोगों ने रिएक्ट किया, और अच्छा रिएक्ट किया, बोले यार इसको और लिखो तो, और कहानी किस्से हैं क्या। हाँ। क्योंकि मेरे पास रामनगर में बहुत किस्से थे, वहां के दोस्त, वो एक से एक अद्वितीय लोग, वहां की मिठाइयाँ, वहां की कुल्फियां, वहां के सब्जी वाले, वहां के खेल, वहां के फुटबॉल टूर्नामेंट, वहां की पतंगबाजी, वहां के क्रिकेट के खिलाड़ी, वो सब अजब अजब लोग थे, और मेरे स्मृति से कभी गए नहीं। तो फिर मैंने एक और किस्सा लिखा, वो टोंचे वाला। जो टोंचा शब्द है वो रामनगर का शब्द है केवल, और मुझे अच्छे से याद था कि वहां पर निशाने को टोंचा लगाना बोलते हैं, और टोंचे का जो उस्ताद होगा वो मदनपुरी कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा मुझे नहीं पता, बट ही विल बी कॉल्ड मदनपुरी। तो जो सबसे बढ़िया निशाना लगाता था वो गोलियां खेलने में, कंचे खेलने में, उसको बोलते थे मदनपुरी, और उसका टोंचा था मदनपुरी का टोंचा। वो लिखा, वो कुछ और लोगों ने उसको पसंद किया। फिर 15-20 दिन बाद एक और कोई चीज लिखी, उसको और लोगों ने पसंद किया। तो मुझे लगा हाँ ये कोई चीज ऐसी है जो लोगों को पसंद आएगी, और फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। और कभी ये सोचा नहीं था कि किताब के तौर पर आएगी, कभी नहीं सोचा। हाँ, जब 2012 तक आते आते इसके करीब 20 शायद हिस्से छप चुके थे ब्लॉग में, तो मुझे हिंद युग के जो अभी जो चलाते हैं शैलेश भारतवासी, इनका एक फोन आया एक दिन कि मैं एक प्रकाशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कोशिश ये रही कि ये जो ब्लॉग की राइटिंग है हिंदी की, जो हिंदी साहित्य, स्थापित हिंदी साहित्य से अलग किस्म की लेखन है, हम इसको छापना, इसको छापेंगे। क्या आप लबू जमा खत्म करेंगे या करने के मूड रखते हैं? मैंने कहा भाई अभी तो कुछ नहीं सोचा मैंने, लेकिन जब भी बनेगा इसको आप छाप लीजिएगा। तो वो उसमें भी 10 साल और लगे, तो मेरे आलस्य की वजह से इसमें 15 साल लगे छपने में। ये इसकी कहानी है। लेकिन इसमें मुझे जो एक कमाल चीज लगी कि
डिटेलिंग, तो आपको क्या इसको लिखते वक्त कुछ पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नए सिरे से बात करनी पड़ी, यार उसको क्या बोलते थे, उसका क्या नाम था, वहां पे क्या होता था, या सब कुछ याद था ऐसे ही? नहीं, शुरू में तो सब कुछ याद था, शुरुआत के सभी से। अब कुछ ये है कि मुझे डिटेलिंग मुझे आ जाती है, पता नहीं कैसे आती है, याद रहता है। जैसे बहुत से लोगों से मैं कहता हूँ तुम फला दिन मिले थे, तुमने ये रंग का स्वेटर पहना था, या उस दिन तुम्हारे को ये फला चीज तुमने पहनी थी, या ये चोट लगी थी, या तुम ये कह रहे थे। ये कुछ ये था, याद है। वो लोग कहते हैं ना, जो सिखाते थे हमको कि मेंटल हुक बनाना, तो दिमाग में खूंटियां तैयार करना, तो वो शायद मैं ज्यादा बना लेता हूँ, अपने आप बन जाती है। हाँ, जब किताब आखिर आखिर में पहुंच रही थी, तब मुझे इसी के जो कुछ पात्र हैं उनसे पूछना पड़ा कि भाई, हम जब जाते थे वो तेंदू के फल तोड़ने के लिए, तो भालू के आने पर क्या करते थे, तो उसे याद था। या आपकी फला चीज को क्या बोलते थे, कुछ कुछ पूछना पड़ा, तो ज्यादातर मुझे याद था, अब भी याद है जी। क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे लपू झन्ना को, तो कई लोगों को पढ़ते वक्त शायद कुछ ब्यौरे उतने जरूरी ना लगे, पर वो छत पे क्रिकेट खेलना, गेंद कहाँ गिरी, वो सरदारनी जो स्कूल चलाती थी, वो लड़कियां कैसी थी, मामा, मामा का लाल बेल बॉटम, मामा गिटार, एक एक चीज वो ऐसा होता है कि ढेले से गिर रहे हैं। आपकी आपके अपने रामनगर में, हम सबके रामनगर हैं, हम सब पले बढ़े हैं, और इसकी तरंग पकड़ के हम अपनी दुनिया में बार बार दाखिल हो रहे थे कि तो ये बड़ी अद्भुत चीज लगी मुझे इसकी। आप मुझे ये बताइए अशोक जी, कि आपके लिए इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? पहली कहानी जो अशोक पांडे ने कहानियों की किताब पढ़ी हो अपने कोर्स से, सिलेबस से इतर, क्या वो कर्नल रंजीत के नॉवेल का वही टुकड़ा था जो लैब से नहीं नहीं, ये उठाया तो गया बहुत था? आगे की बात है, ये बहुत आगे की बात है। मैं याद करता हूँ, जैसे आपने मुझे अच्छी बात, बहुत पुरानी बात याद आती है। मैं शायद कक्षा 1 में पढ़ता था, अल्मोड़ा की बात है। तो मेरे जन्मदिन पर, हालांकि उन दिनों में बर्थडे वगैरह मनाए नहीं जाते थे, ये बर्थडे वगैरह मनाने का रिवाज नहीं था, लेकिन मेरा जन्मदिन था और मेरा एक दोस्त मुझे एक किताब देकर गया, छोटी सी किताब थी, चींटियों, उसका नाम था चींटियों का जीवन। रूसी किताब थी, रूस की कहानियों की किताब तब आया करती थी, आपको याद होगा, रशियन बुक्स आती थी। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस वाले? हाँ हाँ बिल्कुल, प्रगति प्रकाशन मॉस्को और प्रगति ये सब प्रकाशन किताबें मॉस्को, होती हाँ। थी। रादुगा प्रकाशन था एक। तो एक बहुत छोटी सी 20-22 पन्ने की किताब थी, इलस्ट्रेटेड किताब थी, उसका नाम था चींटियों का जीवन। तो उसमें चींटी जो थी वो आदमियों से बड़ी दिखाई गई थी, जो उसमें इलस्ट्रेशन थे। और उसमें बड़ा मजेदार एक था कि चींटियां गाय पालती हैं, कि चींटियों के भी पालतू जानवर होते हैं। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये, कि एक तो हम चींटी देख रहे हैं कि उसका भी कोई पालतू जानवर है, उसका दूध पीती है, उसको बांध के आती है, ये सब उसमें लिखा गया था। तो मेरे ख्याल से ये पहली किताब थी जिसने मुझे फिक्शन की तरफ आगे बढ़ाया होगा। ये आज तक ये किताब भूलती नहीं मुझे, मैं ढूंढता हूँ, मिली नहीं आज तक कभी फिर से, लेकिन वो है पहली पहली जो स्मृति है किसी तरह के भी फिक्शन को पढ़ने की। एक ये, और एक और बताना चाहूंगा, उसी दौरान, ये मेरे ख्याल से सन 1973-74 की बात होगी, 73 की बात है असल में, मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी थी। तो मैं बहुत छोटा था, जाहिर सी बात है, और 7 घर साल में के खूब थे आप? काम। 6 साल का था, 6-6.5 साल का था, 6 अच्छा। साल का था। तो तभी ये किताब भी पढ़ी थी, और हमारे बड़ी बहन की शादी हो रही थी। उस तैयारी में बहुत से लोग आए थे। तो एक सज्जन थे बूढ़े, उनका नाम था लाल सिंह, उनका नाम भी लाल सिंह था। तो वो काम करने आए थे, 60-62 साल के थे, और बड़े बहुत ऊष्मा से भरे हुए, मोहब्बत से भरे हुए थे। हम 5-6 भाई बहन थे, और फिर हमारे घर में बहुत से चचेरे भाई बहन रहते थे, तो काफी बड़ी तादाद बच्चों की होती थी। रात को खाना वाना बीत चुकने के बाद, अल्मोड़ा जैसी ठंडी जगह में रात को वो हमें बुला लेते थे और कहानी सुनाते थे। उन्हें 2 या 3 कहानियां आती थी। वो हमारे घर में 4-5 महीना रहे, और वो 2 या 3 कहानियां हमें बार बार सुनाते थे। उसमें एक कहानी यूं सुनाते थे कि एक चिड़िया थी जिसके बच्चे घोंसले में भूखे रहते थे, और वो उनके लिए खाना लेके आती थी खेत से। अब वो कहते थे कि चिड़िया उड़ के गई, उसने एक दाना लिया, पहले बच्चे के चोंच में डाला, उसने चोंच खोली और फिर उड़ के गई।
ये लगातार चलता रहता था। चिड़िया आई, चिड़िया गई, और बार बार इसी को रिपीट करते जाते थे, रोज, हर रोज 3-3 दिन तक। पता लगा चिड़िया सिर्फ जा रही है और दाना लेके आ रही है, और हम हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध सुनते रहते थे कि, तो उनका एक उसमें तकिया कलाम था, होते करते होते करते। तो जब वो होते करते बोलते थे, यानी कि अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो वो नरेटिव जो हमारे यहाँ, हमारे जो लोक का जो नरेटिव है, स्थानीय भाषाओं में जिसे हम जैसे कहानी सुनाना बोलते हैं, किस्सा गोई बोलते हैं, या हमारे कुमाऊं में फसक बोलते हैं, ये उसका सीक्रेट था कि आप एक बात को रिपीट करते जाओगे, फिर अचानक से बोलोगे, होते करते सारे बच्चे बड़े हो गए। अब वो कहानी का पूरा फ्रेम चेंज हो गया। ये भी मैं कभी नहीं भूला। तो ये दो शायद चीजें हैं, पहली स्मृतियां हैं। जैसे वो मनमोहन देसाई की फिल्मों में दिखाते हैं कि वो बच्चा चोरी करके या किसी चीज के लिए भाग रहा है और फिर वो हाँ, अमिताभ बच्चन बन जाता है। हाँ, वो पैर अचानक उसके अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन पैर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप ये बता रहे थे और मेरा मन भटक के उधर चला गया था। नौटंकी हेलन ही जीनत अमान है। हाँ, हाँ, आपको मैं बताऊं राजू कि मैं 2017 में जब यूपी का चुनाव कवर करने गया तो मैं हरदोई में था। तो हरदोई में नुमाइश लगी हुई थी और वहां ये सब चीजें भी थी, वो मध्यम रोशनियां और जी, ये सारे डांस, और वहां पक्का कोई लफत्तू और कोई अशोक रहा होगा कोने में। ये जब इन सब चीजों को आप दर्ज कर रहे थे, ये पूरा एक, मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, एक किस्सा है। बचपन के दोस्त, एक कस्बा, कस्बे की सारी बदमाशियां, दरवाजे की झिरी से फिल्म देखने से लेके बम पकौड़े तक। तो ये बताइए, बम पकौड़ा वो अभी भी मिलता है? मैं रामनगर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा वो बम पकौड़ा? मतलब मेरे कोई ख्याल और से अब नहीं बेचता है? मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, वो ठेला लगता नहीं अब, वो बौने का दुकान बढ़ ठेला गई नहीं है? सारे। नहीं, पर बम पकौड़ा क्या होता है? पकौड़ा, बम पकौड़ा होता है, क्या होता है आपको अरे बता दो। नहीं, थोड़ा उसके, उसमें क्या, उसकी फीलिंग क्या होती है? 5 साल के बच्चे को क्या क्या याद होता होगा, सोचा 5-6 साल के बच्चे को, तो जो स्वादिष्ट होता तो उसमें आलू होता हुआ। मेरे ख्याल जैसे बम्बई में मिलता है ना, वो बड़ा घोड़ा होता है आलू वाला, वो वैसा कुछ होता होगा। लेकिन चूंकि वो इतनी वर्जित चीज होती थी, उसके लिए इतने काम करने पड़ते थे, 5 पैसे चुराने पड़ते थे, मार खाने का खतरा उठाना पड़ता था, भाग के तो उसे जाना पड़ता स्वादिष्ट था। भाग के जाना पड़ता था। तो वो ऐसा ही कुछ था, बड़ा होता था काफी वो, जैसे लिखा भी मैंने, क्रिकेट की गेंद के आकार का होता था, क्योंकि जितनी और खूब दफा, मिर्च होती थी, हाँ, और वो लफत्तू की नाक बहती रहती थी एकदम, नाक फिर भी बैठी वो रहती थी। अपनी वीरता दिखाने के लिए। क्योंकि हम्म, जितनी दफा बम पकौड़ा आता है ना, तो हम्म, जैसे बाद में आपको हम्म, जियाउल के घर की तहरी याद आती रहती है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। पूरे कथानक में जितनी दफा बम पकौड़ा आता, दिल करता था किताब धर के पहले खा लिया जाए, फिर आगे पढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी वहां खत्म होती है जहां पे अशोक पढ़ाई करने के लिए रामनगर से नैनीताल चले गए हैं। रामनगर सब दिन बीत गए और फिर वो वापस आते हैं और लफत्तू से मिलते हैं। पर अशोक पांडे की पढ़ाई फिर उसके बाद कहाँ हुई? बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के बाद? उसके बाद मैंने नैनीताल से ही बीएससी किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और उसके बाद एमए किया अंग्रेजी नैनीताल से। तो वैसी कुछ चिंता लगती थी? जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे ना, तो इस चीज की बड़ी चिंता रहती थी कि कुछ कर पाएंगे जीवन में, नौकरी लग पाएगी या नहीं, या रिक्शा चलाएंगे, या और उसके पहले जब छोटे होते थे तब लगता था कि यार सिनेमा घर में नौकरी लग जाए तो सारी नई फिल्में देख लेंगे। आपके दिमाग में रोजगार को लेके कैसे कैसे मसले आते थे? रोजगार को लेके मसले बहुत आते थे, लेकिन अंदर ये था कि आवारागर्दी बहुत बैठी हुई थी, जल्दी बैठ गई थी, और घर से घोषित हो गए थे कि नालायक हैं, कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर भी ये लगातार कहते थे कि कुछ कुछ कर नहीं पाएगा। तो मसले होते थे, तो उसी मसले के चक्कर में हम फिर जो है, एक बार बंबई गए, एडवर्टाइजिंग में नौकरी भी करी, फिर वापस चले आए, फिर पहाड़ बुलाता था, फिर कुछ और काम किए, फिर आवारागर्दी में निकल गए, घुमक्कड़ी में निकल गए। आता तो था लगातार, अब भी आता है कि क्या कभी नौकरी मिलेगी, पता नहीं। अब भी आता है कि रोजगार कैसे मिलेगा, 55 साल की उम्र हो गई है।
और घूमे भी खूब हैं आप। हाँ, घूमे भी खूब। घूम पहली गए दफा मजे से। पहली दफा विदेश कहाँ गए थे? पहली बार मैं विदेश गया था न्यूयॉर्क। अच्छा, जी। किस सिलसिले में? आवारागर्दी। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं ये मेरे कहानी लिए बहुत लंबी है। नहीं नहीं, ये नहीं, कहानी आप बहुत लंबी है। मेरे पास बहुत, मेरे और मेरे दर्शकों के पास, आपको पता है हम लोग घंटों लंबे इंटरव्यू करते हैं, जमाने भर का वक्त है कहानियां सुनने के लिए। आप बताइए। ये देखिए, सन एक तो 94 की। दाजू मैं बताऊं, एक वो रस्मी तौर का जी। इंटरव्यू होता, मैं कहता कि मैंने ये किताब पढ़ी है, हिंदी युग से आई हम्म, है, 199 रुपए इसकी कीमत है, ये अशोक और उसके बचपन के दोस्तों की कहानी है, जो पहले रामनगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके टीचर कैसे हैं, उनके मोहल्ले के लोग कैसे हैं, कौन से किरदार आते हैं जाते हैं, फुटबॉल कैसी, मोहल्ले के गुंडे कैसे, और फिर वो एक रोज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चला जाता है, तो वो उसको याद कर रहा है। तो वो 4-5 लाइन कह दी जाती रश्मि, पर मेरी दिलचस्पी इसको लिखने वाले में है, आप में। मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मेरे लिए फैन मोमेंट है। बताइए, न्यूयॉर्क। ये मेरे ख्याल से सन 94 की बात है। काफी सारी आवारागर्दियां हो चुकी थी और मुझे लगता था कि कुछ बड़ा काम होना चाहिए। लगातार लोग डांटते थे कि यार ठहर के कुछ काम क्यों नहीं करते हो, या नौकरी करो या कुछ काम करो, थोड़ा सा पैसा होगा या कुछ होगा या स्थिरता जीवन में आएगी। इस सिलसिले में यह तय हुआ कि मैं बंबई चला जाऊंगा तीसरी बार सन 94 में, और कुछ काम करूंगा कुछ साल रुक करके। मेरे जो सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दोस्त, भाई, पिता, पिता कहूंगा उनको, मैं अपना गोद लिया पिता भी कहता था, गुरु उदय वीरेन डंगवाल, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। और प्यार तुमको छोड़ेगा नहीं, वो खुश और तबाह कर देगा। तबाह करेगा, बिल्कुल। तो वो डांट तो प्यार बहुत करते थे, डांटते भी रहते कि यार तुम यार कुछ करते बढ़ते नहीं हो, करो जल्दी जल्दी करो, या कहीं जाओ ठहर के काम करो। मुझे लगा कि बंबई जाऊंगा और कुछ काम करूंगा, तो कुछ नौकरी लग भी गई, ऐसी अखबार वगैरह में कुछ काम का बात हुआ, सिलसिला हुआ। फिर कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए कि मुझे बंबई जगह टिकट नहीं मिला समय पर। वो मई का महीना था और टिकट में हमारा कंफर्म नहीं हुआ, कुछ हुआ, इस तरह से हुआ। और इसी बीच में इत्तेफाक से एक साथ में दोस्त और थे, एक ऐसे सज्जन से मुलाकात हो गई बहुत इत्तेफाक से, जो वेनेजुएला में भारत के राजदूत थे। ओके। और वो, उनका तलाक हो चुका था और वो अकेले जा रहे थे। तो मुझसे बोले, यार तुम्हारा कोई सपना अपना है जिंदगी में? हमारी बात भी मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर के बारे में। तो वो शायरी के शौकीन थे, तो हमारी बात हुई। तो फिर बात करने के बाद बोले, यार तुम्हारा कुछ क्या है बताओ, ख्वाब आप? मैंने कहा ख्वाब कुछ नहीं साहब, कुछ 5-6 साल नौकरी करते हैं, कुछ पैसा बचेगा तो साउथ अमेरिका जाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि वो कौन है, मुझे नहीं पता था वो सज्जन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बोले क्यों जाओगे साउथ अमेरिका? मैंने कहा वहां के कुछ लेखक हैं, मैं उनकी भाषा सीखना चाहता हूँ, और जहाँ वो रहते थे क्या कैसे उनका लिखना बना, वो सब देखना चाहता हूँ। बोले मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलो? बोले वेनेजुएला चलो। तो मैंने कहा चलिए। फिर बोले, मैंने पूछा कैसे चलिए? बोले मैं ऐसे फला फला हूँ और हम जाएंगे। तो उनके साथ फिर वो मुझे अपने साथ लेके चले गए और मैं 20 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद हम लोग फिर काराकास पहुंच गए। बस ये है, इत्तेफाक है बहुत सारे। मैंने इस कहानी को बहुत छोटा कर दिया क्योंकि बहुत लंबी फैल जाएगी फिर। नहीं, आप मत छोटा करिए। मैं तो इतनी तन्मयता सुन रहा था कि ये संवाद हो रहा है। फिर आप न्यूयॉर्क से फिर आगे कहाँ गया सफर? वहां से हम पहुंचे काराकास, वेनेजुएला की राजधानी। जी। तो वहां रहे, फिर कुछ समय वहां रहे, घूमे और भी जगहों पर गए, वहां से छोटे छोटे द्वीप देखे, कुरासाओ और मार्गरीता और इस तरह की चीजें देखी, स्पेनिश भाषा सीखी, और बस यही रहा। फिर जब वो रिटायर हुए तो हम लौट आए वापस। आप इसको बहुत सिंपल बना के पेश कर रहे हैं, एकदम यहाँ चले गए वहां चले गए। सिंपल ही है क्योंकि साधारण ही बात है, बड़ी बात तो है नहीं, ऐसे चले गए तो चले गए बस। बड़ी बात है। हम सब तमाम जिंदगी कहीं ना कहीं जाने की ख्वाहिश का बस्ता लिए घूमते रहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं जाने की।
जी। और अनुवाद का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अनुवाद की कहानी वो लंबी है, उसको बताना चाहूंगा मैं अनुवाद की कहानी। प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अंग्रेजी में एमए करता था, किया मैंने अंग्रेजी में एमए, और उस जमाने की का जो हमारा कोर्स था उसमें सबसे आधुनिक कवि थे विलियम बटलर येट्स। येट्स की कविताओं, जो कविता हम पढ़ते थे, सन 40 की लिखी हुई थी, यानी 50 साल पुराना हम साहित्य पढ़ रहे थे। आधुनिक साहित्य नहीं पढ़ाया जाता हमारे कोर्स में, मॉडर्न लिटरेचर नहीं था। मगर हमारी एक टीचर थी, मिसेस अनिल बिष्ट, जो मेरे जीवन की सबसे बड़े अध्यापकों में से एक, अध्यापिकाओं में से एक गिनी जाए, गिनता हूं उनको मैं। उन्होंने मुझे एक किताब दी, मॉडर्न इंग्लिश वर्स, नहीं मॉडर्न अमेरिकन वर्स, तो काफी मोटा, इतना मोटा संग्रह था। तो उसमें पहली ही कविता थी, एक महिला है, काली कवित्री हैं, ग्वेंडोलिन ब्रुक्स। कविता का शीर्षक था वी रियल कूल। वी रियल कूल, वी लेफ्ट स्कूल, वी ड्राई जून, वी डाई सून, ऐसा कुछ था। वी थिन जिन, वी सिंग सिन, ऐसा कुछ था। अजब की चीज थी वो। कुछ जो नशे, जो काले, जो अश्वेत लोगों की कॉलोनी में जो बच्चे रहते हैं, टीनेजर बच्चे हैं, नशा वशा करते हैं, उनके बारे में ये छोटी सी कविता थी। तो मुझे ये कविता हमारे आज की कविता, हम तो वो पढ़ रहे हैं कि वो सेकंड कमिंग पढ़ रहे हैं और वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं और कीट्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा एक और पढ़ा जाना चाहिए। इसी बीच में एक और बड़ा इत्तेफाक हुआ कि मेरे घर में सोवियत लिटरेचर आने लगी। एक कविता, एक पत्रिका थी सोवियत लिटरेचर, मासिक पत्रिका आती थी, और जो पहला ही अंक आया वो रूस की सबसे बड़ी कवित्री अन्ना अख्मातोवा के ऊपर, और उसमें उनकी कविता थी इवनिंग। ये दोनों चीज साथ साथ ही हुई करीब करीब। तो मुझे लगा कि ये ग्वेंडोलिन ब्रुक्स हैं, ये अन्ना अख्मातोवा हैं। उसी बीच में माया एंजेलो भी उसी संग्रह में थी, पड़ी थी। तो ये आधुनिक स्वर थे जिसे मैं हिंदी की कविता में, अंग्रेजी की कविता में नहीं देख पा रहा था। मुझे लगा इनका अनुवाद करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने अन्ना अख्मातोवा की वो जो कविता थी, एक कविता थी इवनिंग, शाम, उसका अनुवाद किया। फिर और अच्छा मुझे लगा कि हाँ, इसको लोग समझ सकते हैं, पढ़ पाएंगे, शायद पढ़ के इनकी समझ में आएगा कुछ। फिर बीरेन डंगवाल, मेरे उनसे मेरी पहचान बन गई, दोस्ती सी हो गई। तो उनके घर में, ये थोड़ी बात ध्यान से बताने की आपको है, उनके घर में मुझे एक किताब मिली। एक सीरीज आई थी मॉडर्न यूरोपियन पोएट्स, तो उसमें फर्नांडो पेसोआ एक पुर्तगाली कवि थे, उनकी एक किताब थी, और वो फटी हुई किताब थी। उसका आधा हिस्सा गायब हो चुका था और 8 या 10 पन्ने बचे हुए थे केवल। वो मुझे उनके कबाड़ में मिल गई और मैं उठा लाया उसको। उसमें एक कविता थी आई हैव ए टेरिबल कोल्ड, तो उसका मैंने अनुवाद किया। उसके आखिर में वो कहते हैं कि उनको जुकाम लगा हुआ है कवि को। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं ना? बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज बोलिए, मैं बिल्कुल एक चित्त होके सुन रहा हूँ। तो आई हैव ए टेरिबल कोल्ड में कहते हैं कि मुझे जुकाम लगा हुआ है और बड़ी मेरी हालत खराब है, मैं छींक रहा हूँ, मेरी नाक बह रही है। फिर कहते हैं कि जब जुकाम होता है तो मेरी क्या औकात है, दार्शनिकों को भी छींकें आती हैं। और फिर वहां से वो अपने कविता में एक कदम ऊपर बढ़ के अपनी किसी प्रेमिका को याद करने लगते हैं। तो प्रेमिका से बोलते हैं, देखो यार, मैं छोटा मोटा कवि हूँ और ये मेरी हालत बहुत खराब है, और तुम तो बहुत जो है परियों की मलिका हो और मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी, ऐसा कुछ कहते हैं। बट आखिर में वो कहता है आई नीड ट्रूथ एंड एस्पिरिन, कि मुझे सच और एस्पिरिन चाहिए। अब ये बड़ी जबरदस्त कविता थी, तो मैंने उस कविता का तुरंत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उससे क्या था कि एक भाषाओं की मशक होती रहती थी। और वीरेंद्र को पढ़ के भेजी पढ़ने के लिए, बोले यार तो बड़ी अच्छी कविता है भाई, अनुवाद किसकी है? मैंने बोला किताब आप कैसे, मैंने चुरा के लाया था कबाड़ से, आपको नहीं पता किसकी है? बोले यार तो मुझे भी याद नहीं है। अब उसकी खोज का सिलसिला शुरू हुआ कि किताब ये है कौन कवि। तब इंटरनेट नहीं था और मैं किसी से पूछ नहीं सकता था। ये भी इसमें इत्तेफाक हुआ कि हिंदी के एक बड़े कवि थे नीलाभ, जानते होंगे आप। जी जी बिल्कुल। नीलाभ जी हल्द्वानी पहुंचे एक दिन, तो
उन्होंने मुझसे ऐसी बात में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा एक किताब का कविता है। अरे बोले यार ये तो पेशवा की कविता है, और तुम्हें कैसे मिली? मैंने बोला ये वीरेंद्र के कबाड़ में थी, कि ये वीरेन ने मेरे हॉस्टल से चुराई थी किताब। तो फिर उन्होंने फिर फोन किया, डांटा कि तुमने वो किताब फाड़ दी, चिंदी चित फला फला जो भी हुआ। तो उनके पास कुछ कविताएं थी पेशवा की, उन्होंने मुझे बताया पेशवा के बारे में कि पेशवा एक अद्भुत कवि था। उसने 1 2 नहीं 86 नामों से कविताएं लिखी, 86 नेम्स। बाप उनको वो हेट्रोनिम बोला करता था जी। और उसने इन 86 के 86 नामों की जन्म कुंडलियां बनाई, उनकी जीवनियां भी लिखी। तो उसका जो पूरा काम है वो कई हजार पन्नों का है, जो उसके मरने के बाद छपना शुरू हुआ और आज तक छप रहा है। उसका सारा काम अब तक नहीं छपा है। तो अब पेशवा मेरे जीवन में एक आया कि इसको ढूंढ के कितना लिखा, इसको पढ़ते हैं। पहले उसको पढ़ना शुरू किया, अब जहां तहां से ढूंढ रहे हैं कि पेशवा मिल जाए, पेशवा मिल जाए। फिर उसके बाद सन 94-95 में ये हुआ कि मेरे जीवन में एक विदेशी महिला की आमद होती है, जिसको सारे यूरोप और वगैरह में उसकी आना जाना लगा हुआ है। तो उनसे मैंने बोला कि आप मुझे पेशवा ला के दीजिए। सन 96 में वो मेरे पेशवा का संग्रह लेकर आई। फिर एक बड़ी मशहूर फिल्म मेकर हैं कैथरीन कन्फाइनो, फ्रांस में रहती हैं, वो कोसानी आके रहने लगी। तो उनके कोसानी जहां रहती थी उस घर में पेशवा की किताब रखी थी एक। तो मैंने पूछा ये पेशवा को आप कैसे जानती हैं? अरे बोले ये तो भगवान है हमारे यहाँ, यूरोप में तो कविता का भगवान मानते हैं। तो सन 95-96 तक आते आते मेरे पास पेशवा की काफी मात्रा में कविताएं वगैरह इकट्ठी हो चुकी थी। जो जो मिलता जाता था मैं उसका अनुवाद करता रहता। तो पेशवा की कविता भी एक अनुवाद करने की शुरुआत मानी जाएगी। अनाथ महतो की कविता भी सुना मानी जाएगी। और उस बीच में जाहिर है और जो जो कवि आते समझ में आते थे उनका अनुवाद किया गया, कुछ प्रोज भी अनुवाद किए। बस ये है। ये फर्नांडो पेशवा की जो कविताएं हैं, ये इनका कोई मुकम्मल संग्रह छपा है क्या? इनका संग्रह मुकम्मल एक छपा है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये एक संग्रह आया था इसका, पृथ्वी की सारी खामोशी, खामोशी। हाँ, फर्नांडो। इसे किसने छापा है? ये संवाद प्रकाशन से आया था 2006-8 में, सॉरी फरवरी 2008 में। अच्छा, तो आलोक जी को बोल के इसको ऑर्डर किया जाए। हाँ, इसको ऑर्डर कीजिए। तो ये 8 में आउट ऑफ प्रिंट तो नहीं हुई है अभी? पता नहीं, तो शायद आउट ऑफ प्रिंट, शायद आउट ऑफ प्रिंट। तो फिर मैं फोटोकॉपी करवा लूंगा आपसे। मैं आपको दे दूंगा। फोटोकॉपी करना कानूनन गलत है, ये मैं जेएनयू के दिनों की अभ्यास में रॉ में बोल गया हूँ। कायदे से ये मुझे कैमरा बंद करने के बाद बोलना चाहिए था। तो आपने इनका अनुवाद किया, फिर आपकी अपनी भी कविताओं का एक संग्रह आया, देखता हूँ सपने। जी, वो कहाँ वो से पहले छपा? आ चुका था, वो 1992 में छपा। कौन है जन प्रकाश? संस्कृति मंच, ये जन संस्कृति मंच एक जसम है ना, जसम ने छापा था जी। 1992 में। आप कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े रहे हैं क्या? जुड़ा तो नहीं रहा मैं, हाँ मेरी संवेदनाएं थी, सहानुभूति, क्योंकि हर आदमी की तरह, हर युवा की तरह से स्टूडेंट लाइफ में आपको लगता है कि यही रास्ता है। बताया गया जिससे सारे अच्छे लोग उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग वही सब कर रहे थे। मेरे आज भी सबसे पक्के दोस्तों में जो मुझे मिले वो उसी समय के दोस्त हैं। जैसे इरफान बहुत पक्के मेरे दोस्त हैं, वो तभी मुझे मिले थे वो नवासी में। राज्यसभा टीवी वाले अब हाँ रेखता में हाँ आ गए हैं जी, जो। हाँ बिल्कुल इरफान ऐसे मिले, वीरेंद्र डंगवाल ऐसे मिले, जिनका मेरे जीवन पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। जी। कभी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन था जी, उसके ये हश्र क्यों हुआ वगैरह वगैरह, क्या लगता है? मुझे आते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है, ना मैंने पढ़ रखा है इस बारे में बहुत सारा। ये इसका उत्तर देना नहीं चाहूंगा। क्योंकि मैं चूंकि जेएनयू पढ़ा हूं, तो कई लोगों को लगता है कि जेएनयू में पढ़ने वाले हर व्यक्ति को कम्युनिज्म घोंट के पिला दिया जाता है। मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई पढ़ा ही नहीं तो बताऊं कैसे। हाँ। नहीं, इसका देखिए मैं आपको एक सीधा सीधा बताता हूँ बात। ये एक मतलब ये मेरी अपनी कमी हो सकती है। जब ये कम्युनिस्ट आंदोलन की बात की गई, हमारे लिए एक सिर्फ शब्द था, मतलब
असल तो था कि हमें अगर जो भी हमें इसके बारे में बता रहे थे, जो हमारे वरिष्ठ सीनियर लोग थे, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि यार इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। पतली पतली किताबें पढ़ने को होती थी, वो हमारी समझ में नहीं आती थी, मेरी समझ में नहीं आती थी फिलहाल। मुझे फिक्शन ज्यादा पसंद था। तो अगर उसकी कोई कोई सिद्धांत वगैरह उसके जो जो भी थे वो बताए जाने चाहिए थे, बताए नहीं कि खाली जोड़ लिया भाई तो हाँ चलो चलो वहां पे जा रहे हैं, फलां प्रोग्राम हो रहा है, आप भी चलिए या इनको बुला लीजिए और दोस्तों को ले आओ। ये मैं जेएनयू की बात नहीं कर, जेएनयू तो काफी बौद्धिक रूप से काफी ऊंची जगह मानी जाती है। मैं तो बड़े छोटे से शहर नैनीताल की बात कर रहा हूँ। आप बीएससी अभी आपने किया है, एमए पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर नहीं है संसार को लेकर के, अचानक ये लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन चलने वाला है, फला है या, तो वो इनके साथ जुड़िए फिलहाल। मैं देखता हूँ ये लोग अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं शहर के, वो सब ये दिख रहे हैं मेरे को। हाँ कह तो रहे हैं कि ये कम्युनिज्म कोई चीज है, लेकिन वो है क्या बताया नहीं किसी ने नहीं बताया कम्युनिज्म है क्या। ये कहा कि अच्छी कुछ ऐसा कर रहे हैं, यहाँ जुलूस निकलना है, ये पीछे पीछे फलां जगह पर कोई चीज हो रही है, उस पर पोस्टर तैयार करना है, पोस्टर बना दिया, कुछ नारे लगा लिए, लेकिन बताया नहीं किसी ने कभी कि करना क्या है इसमें। एक क्रांति नाम का एक बड़ा एक फिल्म जैसा शब्द चलता था कि क्रांति होगी साहब, क्या क्रांति होगी ये भी पता नहीं था, किससे क्रांति करनी है। तो हमने पहली क्रांति अपने घर में करी, पिताजी से क्रांति करी। तो सारा जो विरोध था पिताजी के सामने होता था। तो मुझे लगता है कि साल 2 साल में समझ में आ गई ये मेरे बस का राजनीति वाला मामला नहीं है, मैं सांस्कृतिक रूप से इनसे जुड़ सकता हूँ और जुड़ा भी रहा। इसी वजह से जन संस्कृति मंच से मेरा पहला संग्रह छपा। लेकिन मैं इस जुड़ाव को लेकर के कोई बहुत गंभीर बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ, ना राजनीति के बारे में कोई गंभीर बात में नहीं कह पाता, माफ करेंगे इस बारे में। जी। आप वेनेजुएला गए, कैसा था एकदम? आजकल तो हालत थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। उन दिनों तो लोकतंत्र था वहां पर, लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और वेनेजुएला बड़ी खूबसूरत जगह थी। मैं कराकास में ज्यादा रहा, कराकास में रहा कुछ समय, वहां पे एक शहर है बड़ा, कैंपो काराबोबो, वहां पे रहा। तो कराकास में ज्यादा रहा। हाँ। अच्छी जगह थी। जैसे वहां भी ये था कि जैसे दिखता तो था कि आर्थिक रूप से जो दो मोटा मोटी बहुत बहुत संपन्न और बहुत गरीब दो तबके तो थे ही थे। और वो चूंकि मेरे साथ एक ये बात है कि मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेनेजुएला में कराकास में जो मेरे सबसे पक्के दोस्त थे, एक मेरा ड्राइवर था अल्फ्रेडो, वो मेरा सबसे पक्के दोस्त में था, और एक माली था, उसका नाम था बाल्तासार। 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 तो ये दो लोग मेरे सबसे पक्के दोस्त थे, और जब भी मौका इनको मिलता था तो ये मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके काराकास के बिल्कुल सबसे गरीब इलाके में लेकर जाते थे और अपने घरों में जाके खाना वाना खिलाना और सब करना। तो वो भी देखते थे। वो देखा मैंने कि वहां पर बहुत संपन्न इलाका भी है, क्योंकि मैं एक राजदूत के घर में रह रहा था। अल्तामीरा वहां का मोहल्ला है कि सबसे संपन्न मोहल्ला है। और एक वो भी इलाका था जो सबसे गरीब लोग रहते थे, और छोटा मोटा एक मध्य वर्ग भी था ही काराकास में। और क्या बताऊं, बताइए और पूछिए, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ जी। कैसे उत्तर दिया जाए। मैं, हाँ, तो सबसे पहले तो भाषा के स्तर पर आपने भाषा वहां जाते ही सीखनी शुरू की, कैसा क्या था प्रोसेस वो? हाँ भाषा वाला भी है। भाषा वाला ये थोड़ा ठीक है, ये बता सकता हूँ आपको मैं। जी। उसमें ये हुआ कि जब वहां का जो एयरपोर्ट है, सिमोन बोलीवार एयरपोर्ट है काराकास का, वो मेन शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर है। तो भाई न्यूयॉर्क तक तो ठीक था, अंग्रेजी बोल के काम चल जा रहा था। जब कराकास में एयरपोर्ट में उतरे और गाड़ी लेकर के जब गई, तो घुमावदार रास्ते, और पहली बार जो पहला साइन बोर्ड पड़ा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो समझ में नहीं आया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि सामने लिखी हुई कोई चीज समझ में नहीं आई कि क्या क्या लिखा हुआ है। फिर वो सारे बोर्ड एक के बाद एक आते चले गए और सब स्पेनिश में लिखा हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आया। ये पहली चीज थी, और असहायता महसूस की जो पहली थी कि ये यहाँ कैसे कैसे रहूंगा, एक दिन भी बगैर भाषा जाने कैसे रहूंगा।
हालांकि भाषा सीखना शुरू करने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर सीखनी शुरू की। 1 हफ्ते बाद क्लासेस शुरू हुई वहां पर, बकायदा सीखी, थोड़ा बहुत सीखी। और शुरू में लेकिन असहायता महसूस हुई कि भाषा नहीं आ रही है। उसमें कुछ बड़े बड़े मजेदार एक आध वाकये हैं। एक वाकया बताना चाहूंगा आपको। जी प्लीज। कराकास में जहाँ रहते थे हम पर, तो उस घर में एक महिला थी जो कि फोन उठाने का काम करती थी। स्थानीय महिला थी, उसको अंग्रेजी भी आती थी। तो उसने मुझसे 10-12 दिन के बाद बोली कि इंडिया से एक कॉल आता है और कोई आदमी मुझे डबल रोटी बेचना चाहता है और मैं फोन काट देती हूँ। चलिए, तो मैंने कहा खाली। फिर अगले हफ्ते बोली, फिर एक कॉल आया था, एक आदमी इंडिया से कॉल, उसने बोला कि डबल रोटी कुछ बोला, फोन काट दिया। इधर क्लासेस मेरी शुरू हो गई स्पेनिश की। मैंने उसकी बात को अनदेखा किया। जब कक्षाएं शुरू हो गई, एक कक्षा में हमें नाउन पढ़ाई जाने जब लगी, अचानक सब डबल रोटी का रहस्य खुल गया। कैसे? ये मेरे पिताजी थे जो डबल रोटी बेच रहे थे, ये मेरे पिताजी थे। क्या करते थे, स्पेनिश में डबल रोटी को बोलते हैं पान, PAN, पान। और डबल रोटियां वहां बहुत तरह की होती हैं। अगर डबल रोटी के अंदर हैम भरा हुआ है तो वो पान दे हमोन कहलाएगी। अंदर उसके पनीर भरा हुआ तो पान दे कीसो कहलाएगी। मेरा नाम अशोक पांडे है। तो पिताजी बोलते थे, पांडे है? वो समझते थे कोई डबल रोटी मांग रहा है आदमी। ये एक है बड़ा शानदार। अच्छा, जैसे ये आप झोला उठा के चल दिए तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता, मतलब पिताजी से क्या संवाद होता था कि पापा मैं वेनेजुएला जा रहा हूँ, हाँ बेटा जाओ? मेरी क्रांति बहुत पहले हो चुकी थी, तो मैं मुक्त हो चुका था। वो कहते थे यार कि जाओ, अब क्या करेंगे, जाना तो जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा। क्योंकि वेनेजुएला ही नहीं, मैं कई जगह पे ऐसे ही चला जाता था। उसके बाद भी एक और वाकया है जी। जब मैं घर से 3 दिन के लिए कह करके गया था, मैं 4.5 माह बाद के बाद लौटा, तो उन्होंने शायद कभी नहीं लौटेगा, ऐसा था। क्या 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 और गए सबने थे, कहाँ गए थे 3 दिन के लिए? अभी ऐसा करते हैं, वेनेजुएला बोला कर लेते हैं, हाँ, फिर फिर इस पे उसमें बाद लौट। में आते हैं। हाँ हाँ, इस पे लेके आते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, तो ये पान का किस्सा आपने सुनाया, फिर वहां से दूसरा कौन सा देश एक्सप्लोर करना शुरू किया? वहां से कुछ जैसे छोटे छोटे द्वीप थे। जैसे वहां एक द्वीप है कुरासाओ। कुरासाओ। कुरासाओ में एक भाषा बोली जाती है पापियामेंटो। पापियामेंटो। जी, वो जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश का मिक्सचर होती है। तो वहां जाके रहे कुरासाओ में, तो वहां की जबान, वहां भारतीय लोग भी वहां भी पाए गए। उस द्वीप में भी थे? हाँ, वहां रहते थे भारतीय लोग थे। और छोटा सा एक, मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर लंबा एक द्वीप था। इतना ही था, शायद इससे बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा सा द्वीप था। तो पहले ये द्वीप वगैरह कुछ एक्सप्लोर किए, फिर कुछ छोटे मोटे देश देखने शुरू किए। कोलंबिया देखा, अर्जेंटीना गए। तो इस तरह की वो तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन ज्यादा उसमें वेनेजुएला में रहे। आप मार्केस से मिले? नहीं, कैसे नहीं, नहीं कोशिश की? नहीं नहीं, कोशिश नहीं की। ये तो भगवान, तब उस जमाने, तभी इंटरनेट का एक तो देखिए ना, ये वो जमाना नेट का जमाना नहीं था। ये सब लोग बड़े दूर के लगते थे, मार्केज, ये सब नाम बड़े बड़े लगते थे। ये तो वो समय है जब हल्द्वानी से बंबई जाना समझते थे कि विदेश से भी कहीं दूर चला जा रहा है आदमी। टेलीफोन नहीं होता था, मार्केट से मिले नहीं, नहीं, काश मिले होते। पर और कुछ मशहूर लोगों से इत्तेफाकन मिल गए हो दक्षिणी नहीं अमेरिका में? नहीं, किसी ऐसी इत्तेफाक से नहीं। एम्बेसडर साहब को तो बुलाया जाता होगा ना पार्टियों में बड़ी बड़ी? लेकिन मुझे तो ये लोग पसंद थे ना, ड्राइवर और माली, तो मैं वहां चला जाता था। पार्टियों में बुलाते थे लेकिन मैं नहीं जाता था वहां पे। मैं कुछ बहाना बना करके वहां चला जाता था, क्योंकि जीवन वहीं मिलता था। ये 3.5 महीने वाला क्या किस्सा है? 3 दिन 3.5 महीने वाला? ये तो वेनेजुएला से आने के बाद की बात है, 95 में। मुझे कहा गया, लखनऊ में हमारे दोस्त रहते थे, उन्होंने कहा कि हम उनके किसी मित्र की स्टूडेंट आ रही हैं यूरोप से,
और उनको कुमाऊं के सीमांत इलाकों में रिसर्च करने जाना है। ओके। तो क्या आप उनके साथ जाकर के उनकी सहायता कर देंगे, कुछ कहीं पहुंचा सकते हैं उनको? धारचूला जगह एक है, तो यहाँ का हमारे कुमाऊं हाँ का हाँ। सबसे सीमांत कस्बा है, उसके बाद फिर घाटियां शुरू हो जाती हैं। तो मैं उस महिला से मिला नैनीताल में एक होटल में। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। और ये सितंबर का महीना था। तो फिर ठीक है, मैंने घर में कहा कि भाई मैं झारसुगुड़ा जा रहा हूँ, पता है कब जाओगे, कब लौटोगे? मैंने कहा कि 3 दिन में लौट आऊंगा मैं, लेकिन 3.5 महीने के बाद लौटा। और उन 3.5 महीनों में हमने तमाम घाटियां एक्सप्लोर की। हम टेलीफोन तो खैर बहुत दूर की चीज है, हम जहाँ रहते थे वहां पर गाड़ियां नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। तो संपर्क का इकलौता स्रोत सिर्फ चिट्ठियां होती थी। तो मैंने एक साथ चिट्ठी को लिखी थी मैंने पिताजी को अपने, कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो नहीं था बस, ये था किस्सा 3.5 महीने का। तो वो एकदम कैसी होती होगी 3.5 महीने बाद एक दिन आप अचानक से दरवाजे पे आके खड़े हो गए? वही होता था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में, ठीक है, तुम्हारे ऐसा है नहीं कुछ हाल ठीक होने का। अच्छा, अभी घर वालों का क्या रिएक्शन होता है जब उनको ये पता चल चुका है कि अशोक पांडे इतना ज्यादा प्यार पाने वाले लेखक हैं, उनके लिखे का लोग इंतजार करते हैं, शेयर करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी मुझसे कहते तो थे कि लड़का ठीक ठाक है ये पढ़ने में, क्योंकि मैं बचपन से ठीक ठाक था। मुझसे कहते तुम पोंगा पंडित हो, उन्होंने मेरा नाम रखा था पोंगा पंडित। कहते थे कि तुम पोंगा पंडित हो, है ना, ठीक है तुम कर लो, लेकिन प्रेम से कहते थे। तो अब वो तो रहे नहीं। माँ भी शायद ठीक ही कहती होगी, क्योंकि मैं इतना बुरा बेटा नहीं हूँ असल में, ठीक ठाक हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे कभी बात हुई नहीं कि भाई मैं, और ये कोई लेखक वगैरह बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लिखते हैं। मैं ठीक ठाक बेटा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपकी एक और किताब आई है बब्बन कार्बोनेट, जी वो भी हिंदी युग से ही है? नहीं, वो नवारुण प्रकाशन से आई। नवारून से है, वो पब्लिश हो चुकी है? हाँ, वो पब्लिश हो चुकी है। क्योंकि शुभम श्री समेत तमाम दोस्तों ने वो, जैसे वो आपका एक कलाकार दोस्त था ना जो मामा के यहाँ से लाई चीज दिखाता था और छूने के पहले भाग जाता था कि तुम तोड़ दोगे, जी तो जी। वैसी शुभम श्री समेत हमारे तमाम दोस्तों ने ये मुनादी पीटी की उनके पास बब्बन कार्बोनेट पहुंच चुकी है। उसका क्या कथानक है राजू? वो एक कहानी नहीं है, वो 49 कहानियों का संग्रह है। उसमें कुल 49 कहानियां हैं, किस्से हैं बेसिकली। उसमें बहुत से, कुछ उसमें से आधी कहानियां तो फेसबुक वगैरह में मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, उनका छोटा संस्करण। तो किस्से हैं, छोटे छोटे किस्से हैं। अच्छा, फेसबुक पर आप खूब लिखते हैं और नियमित लिखते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं? कभी किसी ने टोका भी कि सब कुछ फेसबुक पे लिख के क्यों प्रसारित कर दे रहे हैं, या इसका उलट कि कई नए पाठकों तक पहुंचे हों मेरे जैसे उसी लिखाई के जरिए? जैसे मैंने आपको, सोपान जोशी को, हिमांशु बाजपेयी को, ऐसे 4-5 लोगों, प्रमोद जी को जो मुंबई में रहते हैं, ऐसे वो स्टार मार्क कर रखा है कि आप लोग कुछ भी लिखते हैं वो मेरी फीड पे सबसे ऊपर दिख जाता है मुझे। अनिल यादव को तो सबसे ऊपर दिख जाते हैं मुझे। जी 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 जी। तो इस फेसबुक लिखाई के बारे में आपका क्या सोच? जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, ब्लॉगिंग की बात की, तो ब्लॉगिंग जो है, फेसबुक के आने से ब्लॉग को बड़ा दचका लगा, ब्लॉगिंग काफी कम हो गई। जब मैं देख रहा था कि मुझे शायद अपने कबाड़ खाना को अपडेट किए हुए 1.5 साल हो गया है, क्योंकि अब वहां पे जाता ही नहीं, क्योंकि अब ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा आसानी से पढ़ी जा सकने वाली चीज है फेसबुक। तो मैं जाहिर बड़े नेचुरली, मतलब ब्लॉग से फेसबुक में जाना एक बड़ा नेचुरल किस्म की प्रोग्रेस थी। तो उसमें कभी लगाने की क्यों लिख रहा हूँ। हाँ, कभी कभी लोग बोलते थे यार तुम सब कुछ फेसबुक में डाल देते हो, तो हमें तो लगता है कि भाई अगर आप लिखते हैं तो आपको इसलिए लिखते हैं कि आपको पढ़ा जाए, तो उसमें लोग पढ़ते ही हैं। तो उसमें मुझे कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने इस पे कि क्यों लिखता हूँ, या क्योंकि प्रतिक्रिया अच्छी आती हैं, अधिकतर लोग अच्छा ही लिखते हैं कि भाई पसंद आया, अच्छी है। ये आप लिख रहे हैं इतने सारे कथानक, कभी बम्बई वालों ने कहा नहीं कि इस पे कुछ सिनेमा बना देते हैं, सीरियल बना देते हैं? इतनी शब्द चित्रात्मकता है, रोचकता है।
एक बार एक सज्जन आए थे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले। वो लपू जन्ना पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। बोले कि वही बात थी कि मैंने कहा भाई किताब तो खत्म नहीं हुई है, तो फिर मना हो गया। एक ही बात बताया। अच्छा, ये मेरे लिए अचरज भरा है। मुझे लगा कि लंबी कतार होगी आपके लिखे पे बनाने वालों की। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप 3 दफा मुंबई गए, उसका क्या रहा हासिल? कि पहली दफा कब कब पहुंचे? पहली बार सन 90 की बात है, 90 में। ग्रेजुएशन हो एक चुका था? नहीं, मैं एमए कर चुका था, ग्रेजुएशन एमए कर चुका था। और वहां पर एक विज्ञापन कंपनी होती थी, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग। ओके। तो वहां पर मैंने कुछ समय काम किया, एक कॉपीराइटर के तौर पर काम किया। लेकिन मुझे महानगर पसंद नहीं आया, महानगर समझ में नहीं आया, वो जीवन ना समझ में नहीं आया कुछ। और मैं एक दिन छोड़ के आया, एक दिन फिर मैंने छोड़ के चला आया कि भाई मेरे बस का नहीं है। कुछ महीने वहां नौकरी की और मैं लौट के वापस घर आ गया। तो मुझे लगता था कि एक ये बात रहती कि कुछ चीज छूट रही है लगातार, जो बड़े शहर में जाऊंगा तो वो खो जाएगी। तो मुझे अपनी जड़ों की तरफ से, मुझे वापस नैनीताल जाना था, मुझे वापस हल्द्वानी आना था, तो वो रहा। फिर वो उसके बाद 2-3 साल ऐसे बीते, फिर मैं सन 92 में शायद फिर से नैनीताल, फिर बंबई गया। तब मेरे मन में एक शौक था कि मैं एनिमेटर बनूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं ड्राइंग वगैरह बचपन से काफी करता था और ठीक ठाक पेंटिंग कर लिया करता था, जी। तो एनिमेटर बनने का शौक था। तो मुझसे किसी ने बोला भाई बंबई चले जाओ तो शायद कुछ। तो फिर मैंने उन दिनों एक कुछ, अब सब खो गया वो मामला, मैंने पिंक क्रो करे, मुझे गुलाबी तोता याद था अपना रामनगर का। तो मैंने उस तर्ज पे एक गुलाबी कौवे का जो है, गुलाबी कौवे की कल्पना की थी, जो समाज और राजनीति के बारे में तमाम तरह कमेंट्स करेगा। उसका एक दोस्त होगा छोटा सा, वही लपत्तू जैसा दोस्त होगा उसका, और एक कुत्ता होगा। ये सीरीज पर मैंने कुछ स्केचेस बनाए थे उस जमाने में, और मैं समझता था कि शायद बंबई जाते ही मुझे कोई कहेगा आ जाओ भाई मिलके एनिमेशन करते हैं। लेकिन वहां हम जहाँ रहते थे, हम मतलब बहुत से मेरे नैनीताल के दोस्त थे जो साथ बैठ के साथ रहते थे एक फ्लैट में। वो सब फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। कौन, क्या नाम थे उनके? उनमें निर्मल पांडे थे, जो अभिनेता थे हमारे हिंदी फिल्मों के, अब रहे नहीं निर्मल। सुदर्शन जुयाल हमारे मित्र थे, हैं अभी भी। और नीरज शाह एक हैं, ये सब एनएसडी के पास आउट हैं। संजीव मेहता हुआ करते थे जो मुंबई में रहते हैं। हम ये 3-4 लोग रहते थे, और ये लोग सब संघर्ष कर रहे थे। एक और मैं भी संघर्ष करने वाला नैनीताल से पहुंच गया। तो वो भी 5-6 महीने इस तरह से रह के हुआ, वो भी कुछ हुआ नहीं, फिर दोबारा से वापस आ गए। और ऐसा एक बार और किया, वो भी ऐसे ही हुआ, तो फिर लौट आया। फिर मैं समझ गया कि ये बड़ा शहर मेरे लिए नहीं बना, मैं बड़े शहर के लिए नहीं बना। आप अभी कहाँ रहते हैं, हल्द्वानी की नैनीताल? मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। और ट्रैवल अभी भी खूब करते हैं? हाँ, जब मौका मिल जाता कर लेते हैं। जैसे आपने उधर दक्षिण अमेरिका के इतने देश घूमे, इधर मिडिल ईस्ट की तरफ भी गए खूब? नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं जा पाया। अच्छा। भारत में कौन सी जगह आपको ऐसी लगी कि यहाँ बार बार जाना चाहिए टाइप की? मुझे केरल का जो उत्तरी हिस्सा है वो बहुत पसंद है, कन्नूर और कासरगोड जो इलाके बहुत पसंद है। कासरगोड, कन्नूर। मुझे बस्तर बहुत पसंद है। हाँ, आपके पीछे मूर्तियां भी रखी हुई हैं दाएं हाथ पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी 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 जी। बस्तर का जो कुछ इलाका मुझे बहुत पसंद है। कौन सा वाला? कांकेर, जगदलपुर और एक कोंडा गांव, ये सब जो इलाका है बहुत हाँ पसंद है मुझे। यहाँ मैं रहा मुझे भी भी। हूँ, काफी समय रहा। जी अच्छा, मैं भी जी वहां 2-3 बार जा चुका हूँ और कभी भी जा जी। सकता हूँ दोबारा। कभी भी। जी आप वो जो बता रहे थे कि गए और 3-4 महीने धारचूला और फिर कहीं कहीं, जी उसके बारे में आपने लिखा भी है उन अनुभवों को जी हाँ, अंग्रेजी जी में? जी। उस पर यह है कि अब मैं यहाँ इस पर थोड़ा मैं विस्तार में बताऊंगा आपको। जी। हमारे कुमाऊं के सीमांत में एक जनजाति रहती है, उन्हें शौका बोलते हैं। शौका। और रंग भी बोलते हैं, 2 नाम है, शौका और रंग। हम्म। तो यहाँ 2 बड़े शहर हैं, 2 कस्बे हैं, मुनस्यारी और धारचूला। हम्म। तो एक कस्बा तो मुनस्यारी से एक घाटी जाती है,
उसे कहते हैं मिलम घाटी, जोहार घाटी। हम्म, वो पहुंचती है मिलम गांव तक। इस घाटी में करीब 10 गांव हैं और यहाँ के लोग अपने को शौका बोलते हैं। ओके। धारचूला से थोड़ा आगे जाकर के जगह पड़ती तवा घाट, जहां से 3 अलग अलग घाटियां शुरू होती हैं, दारमा घाटी, व्यास घाटी और चौदास घाटी। इन घाटियों में रहने वाले लोग अपने को रंग बोलते हैं, रंग। हम्म, उनकी भाषा में रंग का मतलब होता है बांह, आम, ये। तो ये लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे और कई 100 वर्षों से ये लोग तिब्बत के साथ व्यापार कर रहे थे। यानी कि ये लोग व्यापारी लोग थे और अर्धघुमंतु लोग थे, सेमी नोमैड्स थे। क्योंकि जिन ऊंचाइयों पर इनके गांव हैं वो तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होते हैं। तो इन गांवों में नवंबर के महीने में बर्फ पड़ जाती है, तो ये लोग नवंबर के महीने में निचली जगहों पर रहने आ जाते हैं जहां इनके विंटर होम्स होते हैं। तो गर्मियों का समय यानी मई से लेकर के नवंबर का समय था, इनके जितने पुरुष लोग होते थे ये व्यापार करने तिब्बत जाते थे। तिब्बत की 3 मंडियां थी, ज्ञानिमा मंडी थी, तकलाकोट की मंडी थी, एक और मंडी थी। वहां जाके लोग व्यापार करते थे और सदियों से व्यापार कर रहे थे, तो बड़े संपन्न लोग थे। लेकिन जब चीन ने 1955 के आसपास जब तिब्बत पर अधिकार करना शुरू किया तो इनके व्यापार बहुत प्रभावित हुआ और धीरे धीरे वो बंद हो गया, व्यापार धीमे धीमे बंद हो गया। लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता थी जो जिससे हम आम कुमाऊं के आम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। मैं तो अनभिज्ञ ही था। और एक बड़ी जैसे जनजातियां होती हैं तो उनकी सभ्यता बहुत शानदार होती है। तो जो ऑस्ट्रिया से जो महिला आई थी, अब हम लोग साथ हैं पिछले 25 सालों से। ऑस्ट्रिया से? बहुत खूबसूरत है ऑस्ट्रिया। हाँ, वियना से आई थी। और तो उनका विषय था कि हिमालय के इलाकों में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाली किसी ट्राइब पर काम करना वो था। रिसर्च करने आई थी। वो रिसर्च करने आई थी। तो हम लोग गए, धारचूला गए। मैंने भी पहली बार धारचूला से वहां से घाटियां देखी और मुझे लगा कि ये दूसरा ही संसार है बिल्कुल। इनकी जो परंपराएं हैं बिल्कुल फर्क हैं। और वो जिस तरह की चीजों पर हम लोग आज बात करते हैं कि जो सब लोग कहते हैं कि भाई गरीबों का अच्छा होना चाहिए या बैंकिंग करनी चाहिए, गांव का उद्धार होगा, ये वो सारे काम कुछ 100 सालों से कर रहे हैं। जैसे इन घाटियों में विलेज बैंकिंग की एक परंपरा है पिछले 400-500 वर्षों से। क्या है ये विलेज बैंकिंग? मतलब हर सामाजिक अनुष्ठान के समय कुछ पैसा ग्राम सभा को दिया जाता है, हर परिवार देता है। आपके घर में नामकरण है तो आप एक रकम ग्राम सभा को देंगे, आप कुछ रकम महिलाओं नवयुवतियों के संगठन को देंगे, आप कुछ रकम नवयुवकों के संगठन को देंगे और कुछ रकम महिलाओं के संगठन को देंगे। परिणाम यह है कि वहां की ग्राम सभाएं आज भी आपको बड़ा ऋण दे सकती हैं बिना किसी ब्याज के। अच्छा। आज भी जी। और बड़े संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न लोग हैं और मानसिक रूप से बहुत संपन्न लोग, क्योंकि परंपराएं बड़ी समृद्ध हैं। तो ये जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तो एक अलग सी सभ्यता है जिसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिर चूंकि जाड़ा आ गया था, मैं लौटना पड़ा। हम लोग फिर अगले साल गए, हम 9 साल गए, 9 बार हमने वहां पे उसी जगह, हाँ, उन्हीं घाटियों में हम 9 साल भटकते रहे और तब जाकर के ये चीज पूरी हुई सारी घाटियों में। तो हम लोग एक बार में 3 से 3.5 महीना रहते थे और हर ट्रिप में 500 से 600 किलोमीटर की चलना पड़ता था। और बहुत कुछ ही गांव थे, जैसे चौदास घाटी में 14 गांव थे, व्यास घाटी में 8-9 गांव थे। तो हर गांव के बीच में 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता होता था। एक भी दुकान नहीं होती थी। तो एक गांव में गए, फिर वहां बस गए, फिर दूसरी दुकान में बस गए, दूसरे गांव में जाके चले गए। ये 9 साल किया हमने काम। और मैंने अपने कुछ उसमें यात्रा वृतांत लिखे हैं और एक बड़ा यात्रा वृतांत अभी और छपेगा, शायद जल्दी आएगा। हिंदी में? हिंदी में आएगा जल्दी। अंग्रेजी में तो लिखे हैं 3-4, हिंदी में आ जाएगा। ये जो अंग्रेजी में लिखे हैं
थ्रोन ऑफ द गॉड्स, अनडॉटेड जी जी स्ट्राइड्स और द सॉन्ग सुप्रीम, ये जी किसने जी। छापे हैं? ये हमारे यहाँ एक अर्ध सरकारी संस्था है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। हाँ जी। जी, उन्होंने छापे हैं, उनकी छपी हुई थी। ये जो है ट्रेवलॉग्स कम कॉफी टेबल बुक्स हैं। तब तो बड़ी महंगी होंगी। जी। तो हिंदी में क्यों नहीं निकाली आपने? मैं इसके यात्रा वृत्तांत पे काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं इस साल ये छप के आ जाना चाहिए। उसमें यात्रा वृत्तांत भी है, उसमें वहाँ की लोक कथाएं हैं और परंपराएं हैं। भाषा के स्तर पर कोई दिक्कत हुई वहां पे? क्या भाषा बोली जाती थी? चूंकि उनकी अपनी भाषा है रंगलोक, लेकिन चूंकि व्यापारी लोग हैं, और जो भी व्यापारी लोग होंगे उनकी भाषा, उन्हें बहुत सी भाषाएं आती होंगी, तो वो लोग कुमाऊनी बोल थे, हिंदी तो बोल ही लेते थे, तो कोई परेशानी कभी नहीं। अच्छा। फिर आपकी वो जो साथी हैं, फिर आप तो जी ऑस्ट्रिया भी खूब गए होंगे। जी हाँ। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रातिस्लावा, वो आसपास वाला पूरा एरिया, जी 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 प्राग, जी सब। जी 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 जी, प्राग की याद दिलाई आप। जी वहां का जी। बताइए ना, वहां पे भी वैसा ही भाव था जैसा दक्षिण अमेरिका में, या लगा कि एक अलग टाइम जोन में आ गए? जैसे मैं आपसे कहा मैंने कि मुझे लोग बहुत पसंद है, हाँ और कल हमारी टेलीफोन पर बात भी हो रही थी जी। कि मेरे लिए भी जगह है जो है लोग बनाते हैं। हाँ। तो और लोगों से भी अधिक मेरे लिए लेखक हैं, जैसे जो जगह मेरे आसपास की नहीं है वो लेखकों से जानूंगा मैं। तो प्राग मेरे लिए फ्रांस काफका का शहर है, हाँ। मिसाल के तौर पर। तो प्राग में गया तो सिर्फ इसलिए कि मैं देखूं कि फ्रांस काफका वहाँ किन किन कॉफी हाउस में जाता था, किस दफ्तर में काम करता था, उसका शहर कैसा था। तो प्राग भी ऐसे ही देखा। ऐसे ही ऑस्ट्रिया को देखना भी ऐसे है कि ऑस्ट्रिया में संगीतकार कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। तो फिर लंबी लंबी कहानियां हर एक की होती हैं। जैसे प्राग की कहानी यह है कि मैं 2000 के आसपास एक मुझे किताब हासिल हुई, पिएत्रो सेताती एक लेखक हैं इटली के, उनकी किताब है काफका, 400-500 पन्ने किताब है, और उन्होंने काफका पर गद्य लिखा है, बड़ा बहुत गहन और सघन गद्य लिखा है। उसे पढ़ के आप काफका को समझ जाएंगे। काफका क्योंकि समझने बड़ा थोड़ा मुश्किल लेखक है, तो काफका को डिकोड करने के लिए सेताती की किताब मुझे लगता है कि सबसे अच्छी किताब है। तो उसे जब पढ़ लिया तो मुझे लगा इसका हिंदी में तर्जुमा होना चाहिए। तो जब शुरुआत की, 2-3 चैप्टर कर लिए, मुझे लगा कि ये नहीं, मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्राग जाना चाहिए। तो फिर मैं प्राग चला गया। तो मैं 15-16 दिन वहां प्राग में रह करके वो सब जगहें देखी, और अनुवाद आराम से पूरा हो गया। तो प्राग भी देख आपको लिया लगता पूरा। है कि एक अनुवादक के लिए ये एक सहायक या जरूरी किस्म की चीज है कि जिस भाषा में, जिस मंजर में वो चीज लिखी गई उसको जाके महसूस करे? इट हेल्प्स। डेफिनेटली हेल्प्स, मतलब अगर संभव है तो करना चाहिए, है ना? क्योंकि अनुवाद के काम में और भी बहुत दिक्कतें होती हैं, समय बहुत लगता है ना, पैसा नहीं मिलता। अगर कर पाए तो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जाना चाहिए। जैसे मैं आपको अनुवाद का एक और आपको मैंने कहीं जी। लिखा भी था, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वेनेजुएला से लौट कर आया साउथ अमेरिका से, तो मेरे पास पाब्लो नेरुदा की छोटी सी किताब थी, जो सब लोगों के पास सबने पढ़ी हुई, कि 20 पोएम्स ऑफ लव एंड सॉन्ग ऑफ डेस्परेशन। तो वो हिंदी में नहीं थी भी, तो अनुवाद शायद अच्छे नहीं थे। मुझे लगा इसका अनुवाद मैं करूंगा, उसे करने लगा। तो फिर एक कहीं से एक किताब और हासिल हो गई नेरुदा की, उसका नाम था इस्ला नेग्रा। वो नेरुदा की आत्मकथा है जो उन्होंने पद्य में लिखी, कविताओं में लिखी है। अच्छा। उन्होंने 2 बायोग्राफी लिखी हैं, एक इस्ला नेग्रा और एक मेमोयर। इस्ला नेग्रा पद्य में है, उसमें कविताएं हैं बहुत सारी। आपको नींद आ रही है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भोजन करके बैठा हूँ इस इंटरव्यू में। अच्छा जी। तो नीरज, मुझे ब्लैक कॉफी दिलवा दो। थैंक यू। एक ब्लैक जी कॉफी हम भी पीते हैं। हाँ, आप ले लीजिए, तो आराम से तसल्ली की बातचीत है। तो आप पानी बनाओ, पानी रखो तो यार उसमें, फिर है ब्लैक कॉफी ना हो। कौन सी देखिए वाली बताता हूँ। कॉफी आप वैसे ग्राइंड करके कैसे बनाते हैं? नहीं, मेरे पास ए- ग्राइंडेड कॉफी आती है, आ जाती है। अभी मेरे अच्छा। पास जो कॉफी है वो
हमारी मित्र ऋतुल जोशी, आप जानते होंगे, ऋतुल हमारी अच्छी मित्र हैं, वो जो न्यूज पढ़ती थी इतनी उसमें। अरे अरे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऋतुल जोशी जी को। तो अभी ऋतुल मेरे लिए लाई है कॉफी अभी कोस्टा वो रिका, शायद किसी अमेरिकी संस्था के लिए काम कर रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, और वो इंडिया टुडे ग्रुप में यहाँ रही हैं, आज तक की एंकर बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो एक स्कॉलरशिप पे, वो शिवनिंग गुरुकुल स्कॉलरशिप पे वो गई थी। इतना मुझे याद पता नहीं, लेकिन मेरे लिए अभी वो पहले 2013 कॉफी लाई है वहां से, कोस्टा रिका से कॉफी लाई है, तो वो पी जाएगी अभी। कोस्टा रिका से? अरे वाह। जी जी जी। मेरी पत्नी को भी कॉफी का बड़ा शौक है, तो मैं जहां भी जाता हूँ वहां से कोशिश करता हूँ अगर वहां मशहूर कॉफी हो। अभी देखिए मतलब लोग कहेंगे ये जो है नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, लोग ये कहेंगे कि दो लोग हैं जो बहुत आत्मीयता और अंतरंगता के साथ बात कर रहे हैं, और लल्लन टॉप में लोगों को ये पसंद आता है, इसीलिए हम थोड़ा सा अपने निजी जीवन के भी सफाई खोल देते हैं। ये भी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, वैसी माया नहीं है जैसी अमूमन न्यूज प्लेटफॉर्म्स की होती है कि हाँ, खूब सारी बनावट की बनावट में लगे रहे। जी जी। तो उसी पर लौटते हैं, नेरुदा पर हाँ लौटते हैं। तो वो छोटी किताब छोड़ के मैं बड़ी किताब के अनुवाद में लग गया। अब जो उसकी दूसरी या तीसरी कविता थी, उसका शीर्षक था मामाद्रे। मैं स्पेनिश से सीधा हिंदी में करना चाहता था। हाँ। मामाद्रे शब्द का डिक्शनरी में शब्द मामाद्रे लिखा था ही नहीं, अच्छा। अर्थ नहीं मिला। थी तो कविता माँ के बारे में, लेकिन मामा, माँ को मामा बोलते हैं स्पेनिश में, मामाद्रे तो नहीं बोलते। तो निकटतम जो अनुवाद था वो देखने के लिए मैंने अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी अनुवाद का जिक्र किया, अंग्रेजी का को खोजा। तो शायद अलिस्टर रीड का अनुवाद है या नेटलिन टॉर्डन, भूल रहा हूं। तो उन्होंने उसका शीर्षक अनुवाद किया था मोर मदर। ये भी कुछ समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे किसी ने एक हिंदी का अनुवाद पकड़ाया, उसमें लिखा था मातो परी। ये भी कोई मतलब नहीं है। अब मैं कहूं कि साहब आपको मैं कविता सुना रहा हूं, उसका शीर्षक है मातो परी, उसका मतलब नहीं है। तो फिर मैंने अपने मित्रों को फोन किया वेनेजुएला में, भाई ये मामाद्रे क्या होता है। तो दोस्त तो मेरे सब ऐसे ही थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने एक नंबर दिया चिली का, सांटियागो का नंबर दिया कि वहां का ये शब्द जो है चिली से आया, वो लग रहा है चिली से वहां। मैंने सांटियागो को फोन किया एक सज्जन को, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बच्चा जिसकी माँ, ऐसा होता ना कई बार बच्चे की माता मर जाती है किसी बचपन में, तो उसका लालन पालन उसकी कोई रिश्ते की बुआ या मौसी करती है, जो विधवा होती है अक्सर, उसे मोर मदर बोलते हैं। पहाड़ी में कुमाऊनी में शब्द है कैंजा। कैंजा। जी जी, इस नाम से शिवानी का एक उपन्यास भी है कैंजा के नाम से। तो खैर मैंने उसका अनुवाद किया बड़ी माँ, जो इतनी आसानी से बन सकता था, आपने उसको मातोपरी बना दिया, आपने उसका मोर मदर बना दिया। तो अगर मैंने इतने प्रयास न किए होते फोन करने, तो मैं भी इसको कुछ ऐसा ही कुछ कर लेता। तो आपने कहा ना अनुवाद करने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके परिवेश में जाने की कोशिश तो हमें अनुवादक को करनी चाहिए जितनी संभव हो। सब कुछ तो मुश्किल नहीं। ये नहीं भाई, ये कॉफी वाली नहीं, दूसरी वाली है। मैं एक मिनट ला रहा हूँ, छाट के ला रहा हूँ प्लीज। हाँ, कोस्टा रिका वाली कॉफी। एक मिनट होल्ड कर लीजिए प्लीज। हाँ, आप आराम से। ये जब तक अशोक जी गए हैं तब तक मैं आपसे बात कर लूं। ये जो उपन्यास है लप्पू झन्ना, ये कई सारे सब चैप्टर्स में बटा है, आपकी पढ़ने की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए। और बिल्कुल शुरुआत का पहला ही जो वाक्य है, जिसको ढूंढा था वो बच्चा अभी घर पहुंचा है, मेरे कासे में खुदा रामनगर पहुंचा है। 9-10 साल का बच्चा है, 2 साल कस्बे में रहे और वहां की बेफिक्री और फिक्रों को अपने साथ लेके रहे। तो उसका ये कथानक है, और पहला ही इसका जो चैप्टर है उन्हीं मंजरों में था जो शहर बसा। तो लड़का जाता है सब्जी खरीदने, और वहां एक 6-7 साल की लड़की है जो छोटे छोटे कुल्हड़ों में खीर बेच रही है, और अपनी भाषा में बेच रही है, खीर ले लो खीर। तो
लड़की की इच्छा होती है कि सारी खीर खरीद ले। लड़की उसको देख लेती है, वहीं से चिल्ला के पूछती है खीर खाएगा? तो लड़का पूछता है कितने की है? तो वो कुल्हड़ उड़ा के कहती है तू हिंदू हैगा, तेरे लिए फ्री। और फिर फुसफुसाकर बोली सकीना हैगा मेरा नाम, शादी करेगा मुझसे? ये इतना प्यारा प्रसंग है ये कि इसको पढ़ के, और मैं अशोक जी को कल फोन पे बात कर रहा था तो बता भी रहा था कि हिंदी की एक अद्भुत कहानी है जिसको दरअसल कई आलोचक हिंदी की पहली मुकम्मल कहानी भी मानते हैं। उसने कहा था, तो उसमें ये प्रसंग आता है कि बच्चा है अमृतसर में और उसको हलवाई की दुकान पे एक लड़की मिलती है और वो हर बार पूछता है उससे तेरी कुड़माई हो गई? वो कहती है धत। और फिर एक रोज कह देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये सलमा सितारों वाला बूटा। तो लड़के का दिल टूट सा जाता है, उसको दुनिया बेमानी सी लगने लगती है। फिर कहानी आगे बढ़ती, कमाल की कहानी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो वो मुझे ध्यान आ गई। तो इस तरह के लपू झन्ना में कई प्रसंग हैं जो आपको कई और जगहों पर लगातार लेकर जाएंगे। ये आपकी जो, अरे वाह, आपकी कॉफी आ गई जी। देखिए सफर का क्या होता है, मैं एक रोज किसी से कह भी रहा था कि आपने चीयर्स के लिए मग उठाया और मैं खुर्जा पहुंच गया जहाँ पे ये पॉटरी बनती है जी। वहां एक कमरे में कारीगर बैठे रहते हैं। हालांकि अब ऐसे दानिशमंद लोग कम होते जा रहे हैं जो उस पे पेंट से बनाते रहते हैं चीजें। जी जी और फिर वो अलग अलग चैम्बर बने होते हैं तपती हुई भट्टी के, जहाँ पे ये पॉटरी जैसा मग आपके हाथ में ये सब तैयार होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि यात्रा वृतांत आपके जो हैं वो अब हिंदी में आएंगे जी। और देशों की आप अलग अलग बात कर रहे थे और उसमें अनुवाद की प्रक्रिया की। एक अपने यहाँ अनुवाद बहुत कम होते हैं, मतलब उस पर उतना जोर नहीं है। जैसे मैं चाहूँ ना कि बंगाली, मराठी, मलयालम, तेलुगु, इनके खूब अनुवाद और कठिन हिंदी में उपलब्ध ना हो, ग्राह्य हिंदी में उपलब्ध हो, तो वैसा नहीं है अपने यहाँ। इसकी वजह क्या लगती है आपको? आपने चूंकि इस फील्ड में काफी काम किया है तो आप उन परेशानियों से दो चार हुए होंगे। जी जी। एक तो देखिए अनुवाद में ना पैसा नहीं मिलता बिल्कुल भी। ओके। साहित्यिक अनुवाद में बिल्कुल पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए अनुवाद नहीं होते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है, आप विज्ञान का अनुवाद, विज्ञान के लेख कर लीजिए, इतिहास पे कर लीजिए, समाजशास्त्र पे कर लीजिए, उस पर तो पैसा है। लेकिन साहित्य को देखता इसे पढ़ेगा कौन, क्यों अनुवाद कराना है? ऐसी बड़ी परंपरा अनुवाद की हमारे इसलिए नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, बाकी मुझे नहीं पता। अगर मुझसे ही कोई, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से कोई अनुवाद नहीं किए, सिर्फ इसलिए कि उसमें पैसा बिल्कुल नहीं और समय बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। अगर मैं काफका, जिस किताब का जिक्र मैंने किया आपसे, काफका का, उसे करने में मुझे 1 साल लगा। मैं प्राग गया, 15 दिन वहां होटल में रहा, तो अभी तक वो छपी नहीं है। अगर मुझे कोई प्रकाशक उसके 10 पैसे या 30 पैसे प्रति शब्द देगा तो मैं उसको छापने के बजाय अपने पास रखे रहूंगा, अपने दोस्तों को फ्री में पढ़ाऊंगा। ये एक चीज है। प्रकाशकों से ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हिंदी के पाठक नहीं है, हिंदी के पाठक नहीं है, जो हैं वो खरीद के पढ़ने को राजी नहीं है, और इस तरह की बातें। हाँ, यही बात है और कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी मुझे, मैं खुद कहता हूँ इस बात को, कई जगह कहता हूँ कि कोई ये कहता कि भाई आप हमारे लिए अनुवाद कीजिए बहुत चीजों के और हम आपको इतनी रकम देंगे सम्मानजनक कि आपको और काम नहीं करना, तो मैं तो कर सकता था। ये सब किया एक जुनून की तरह से किया कि नहीं होना चाहिए, हिंदी में अनुवाद होने चाहिए, नहीं है। लेकिन उसकी कहीं कोई बाजार नहीं है, उसमें कोई रोजगार नहीं है सब ना। और मैं इसने मुझे बड़ा खिन्न भी किया है अनुवाद की जो स्थिति है। वो समय था, मैं मतलब इतने पागलों की तरह से अनुवाद किए। मैं खुद जब अपनी दराजे खोल के देखता हूँ तो हैरत होती है कि अरे ये भी अनुवाद करके रखा हुआ है। जहाँ क्रिस्तोफ इतना बड़ा उपन्यास है, देखिए है ना, रोमियो रोला का,
1800 पन्ने का अनुवाद उपन्यास है, वो हिंदी अनुवाद करके रखा है मैंने। लस्ट फॉर लाइफ का अनुवाद करके रखा, गोरकी के अनुवाद किए, मार्केस के अनुवाद किए, लेकिन ये सब क्यों किया अभी तक समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई मार्केट नहीं है, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये जो एम्बेसी या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, इनका क्या ये सब उन लोगों का है जो जिनकी पहुंच होती है, मेरी अपने को पहुंच कहीं नहीं थी, और जिनकी फिर पता नहीं क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता। ये काम मेरा नहीं हो सकता ना कि एम्बेसी भी मैं ही चला जाऊं, किताब भी मैं ही छपाऊं, अनुवाद भी मैं ही करूं, संभव नहीं है ना। तो देयर हैज टू बी समबडी एल्स हु टेक्स केयर ऑफ दीस थिंग्स। लिटरेरी एजेंट्स, पब्लिशर्स, हाँ, कोई हो, वो हिंदी में ये सब नहीं है, हमारी भाषा में बदकिस्मती से सब नहीं। ये जो मार्केज वाला अनुवाद है, फ्रेग्रेंस ऑफ गुआवा, जी, इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इसका सिलसिला ये भी उसी जब मैं अनुवाद कर रहा था, मेरे ख्याल से 1998-99 में जब शुरू किया बड़े पैमाने पर, तो होता ना एक बचपन में, उसमें आप छोटे होता बोलता कि एक कोई मिशन है जिंदगी में, तो मुझे लगा 100 किताबों का अनुवाद करूंगा कम से कम, ये मिशन मान दिया। किसके लिए करूंगा, क्यों करूंगा पता नहीं, इससे सीधी सी बात करना है। तो उसी में मुझे लगा, मैंने शुरुआत की मार्केस की कहानी से शुरू की। फिर मुझे लगा कि ये, क्योंकि जब मैंने उसको उस लोग पढ़ाया, बोले यार समझ में नहीं आ रहा मार्केस की क्या चीज है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई जब तक लोग मार्केस को पढ़ने का तमीज नहीं आता, तो कि अगर आप हर कोई कहता है कि भाई मैजिकल रियलिज्म, जादू यथार्थवाद, वो है क्या, अगर उसको मार्केस ही बताए तो सबकी समझ में आ जाएगा। तो जादू यथार्थवाद को मार्केस ने अपनी किताब में बताया कि ये जादू यथार्थवाद है, कि कैसे मेरी सारी छवियां बताते हैं कि सारी छवियां जीवन से ली, वो वास्तविकता से ले रखी। तो ये बताया उन्होंने फ्रेग्रेंस ऑफ गुआवा में। वो उनके दोस्त थे प्लिनियो अपुलियो मेंडोजा, जो उनके साथी थे, पत्रकार थे, उन्होंने उनके लंबे समय तक इंटरव्यूज किए, और वो उनकी एक किताब है जिसमें वो अपने परिवार के बारे में, अपने किताबों के बारे में, अपने समाज के बारे में बताते हैं, बड़े विस्तार से बताते हैं। बड़ी मनोरंजक किताब है, और उसको पढ़ के कोई युवा लेखक है तो वो लेखक भी बन सकता है। वो बताते हैं लिखने की प्रक्रिया कैसी होती है। इसलिए करके कर लिया, मैं 2004 में वो करके खत्म कर दिया था। 18 साल से वो पांडुलिपि रखी मेरे पास, अभी तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब देंगे तो फिर प्रकाशक बोलेगा इसका साथ कॉपीराइट कहाँ से लाऊं, आप व्यवस्था कर दीजिए। तो मैं कहाँ से कॉपीराइट लाऊं, बताइए ना कि मैं ही अनुवाद करूं, मैं ही कॉपीराइट भी लाऊं, तो ये मेरा काम नहीं है। तो जब इस सबसे मैं थक गया, तो 2012-13 के आसपास मैंने तब ये मेरे बस का नहीं है, अब अनुवाद नहीं करेंगे, ये स्थिति है। हाँ, कोई आज भी ठीक ठाक पैसे देगा तो मैं कर दूंगा, और लगातार कर सकता हूँ। नहीं, आपको तो घेर के, हमारे पास ऐसे कितने लोग होंगे हिंदी में जिनकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, और जो स्पेनिश भी जानते समझते हो, उन सब इलाकों में घूमे हो। तो मुझे तो लगा कि ऐसे होड़ सी रहती होगी घेर घार के, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अब किताब के सिलसिले में अगला यात्रा वृतांत ही आना है। अभी किताबें हैं, एक तो यात्रा वृतांत है, दूसरा मेरे एक उपन्यास मैंने 4-5 साल पहले शुरू किया था। वो भी मैंने सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग में डाला था, वो पूरा हो चुका है। वो उपन्यास आना चाहिए, वो काफी बड़ा उपन्यास है, 400-500 पन्ने का उपन्यास है, वो बड़ी कहानी है। और कुछ किस्से और हैं, एक मैंने कैरेक्टर गढ़ा था बद्री काका, तो उनके कुछ किस्से हैं। 3 किताबें मैं समझता हूँ इस साल और आनी चाहिए। इसके लिए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है तारीख में औरत के लिए? इसकी मैं कल बात हो रही थी मेरी प्रकाशक महोदय से, ये इसका पहला वो खत्म हो गया संस्करण, दूसरा छपेगा शायद महीने भर के अंदर। उसमें फिर ये भी ठीक ठाक लोगों ने इसको पसंद किया है, ऐसा लगता है मुझे। तो आपके जो दुलरुआ पाठक हैं आपसे लड़ते नहीं कि इतने गैप के बाद क्यों आ रही चीजें? हालांकि अब तो उन्हें राहत होगी कि आ रही हैं। अब ये क्या बात है, ठीक है, करते हम ऐसा ना, हर चीज का मुझे लगता है अपना समय होता है। जैसे लप्पू झन्ना अगर मैं हड़बड़ी में करता तो किताब ऐसी बन के नहीं आती, क्योंकि ये बहुत लगातार छांटते हुए, बहुत चीजों को हटाते हुए ये की ऐसी की है। और लप्पू झन्ना के लिए मेरे सबसे मतलब बहुत
इसके कारण आई वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस, कि मैं इसको तब तक मैंने उसको नहीं लिखा, जैसे मैंने हमारा एक एपिसोड लिख दिया, कई बार 8-8 महीने हो जाते थे, तो जब उसको मुलतवी किया जाता था, जब तक कि मेरे अंदर से नहीं लिखो तो मर जाऊंगा, इतनी बेचैनी हो, तब तक उसको नहीं लिखता था। और वो ये किताब बनी ही ऐसे है पूरी। तो लिखना मेरे लिए कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि मुझे रोज लिखना है या कहानी करनी है, लेकिन जब वो किताब का समय आएगा तो किताब छप के आ जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आ रही तो ठीक है, ऐसे भी ठीक। तो मुझे ये बताइए कि आप इस किताब में जो किरदार आते हैं, मतलब मधुबाला मैडम और गोबर डॉक्टर की बेटियों के अलावा जो लड़कों के किरदार आते हैं, उनमें से आप किसी के संपर्क में हैं अभी भी? मैं इसमें से 3-4 लोगों के संपर्क में हूं। लफत्तू के? बिल्कुल है। तो वो तो एकदम 7वें आसमान पे होंगे कि अशोक ने मेरे ऊपर किताब लिख दी। हाँ बिल्कुल, हीरो बन के उभरते हैं एकदम। हाँ। इतना पिटने वाला, इतना निर्भीक है। तो क्या वो ये किससे वो लगातार पढ़ रहे थे? आई रियली वांट टू नो कि उनका क्या रिएक्शन है इसको पढ़ के। हाँ, कई बार ना, जैसे कई बार क्या होता था कि कोई बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उससे पूछता था, यार बता फला दिन क्या हुआ था, उसमें ऐसा क्यों हुआ था। तो क्योंकि दोस्ती है बचपन की, तो कोई बात ही नहीं पता चल जाता। अभी क्या करते हैं वो आईटीबीपी में कमांडेंट हैं। व्हाट? यस। अच्छा, पूरी किताब में वो इतने नालायक, दुष्ट, बेपरवाह किस्म के किरदार के तौर पे उभरते हैं? मतलब एक 9-10 साल 12 साल का बच्चा जैसा भी हो सकता है, और वो भी आईटीबीपी में कमांडेंट है। बिल्कुल, कमाल है। चलिए, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, लेकिन इस सिलसिले को फिर किसी दिन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आपने इतना समय दिया इसके लिए शुक्रिया। और मैं चुनाव से फारिग होके आपसे वक्त लेके तसल्ली से मिलने के लिए, बैठने के लिए हल्द्वानी और नैनीताल जरूर आऊंगा, आपकी इजाजत पाकर, है ना। और मैं, आप लोगों ने, दर्शकों ने गौर किया होगा, हाल के दिनों में मैं कई किताबों के बारे में ट्विटर वगैरह पे जिक्र कर देता हूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं क्या नहीं। दिस बुक आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। मैं पुरजोर पैरवी करूंगा कि आप लपू झन्ना को पढ़ें भी, और आप अपने तमाम दोस्तों को पढ़ने के लिए भी जरूर दें। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रखिए ताकि कोई अशोक पांडे ये शिकायत ना करे वाजिब किस्म की कि इन वजहों से वो अनुवाद अब तक दराज में रखा हुआ है, जबकि उसे किसी कागज पर छपकर हमारी और आपकी मेजों तक आ जाना चाहिए था। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। अशोक पांडे जी, इतने वक्त के लिए शुक्रिया। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में सुझाइए और कौन सी किताबें हैं जिन तक हमें पहुंचना चाहिए।